पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस के हथियारों का एक बड़ा गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दरअसल इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो कि डोनेस्क के नोवोमायोर्स्क के इलाके का बताया गया। यूक्रेन के मुताबिक इसी इलाके में रूस ने अपने हथियारों को रखने के लिए गोदाम बनाया था, जिसे उसकी सेना ने हमला करके उड़ा दिया। इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद रूस के हथियारों के गोदाम का एक हिस्सा आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया, जबकि वहां से उठते धुएं ने आसपास के इलाके को ढक लिया। धीरे धीरे हथियारों के गोदाम में लगी आग तेज होती गई कि तभी वहां एक तेज धमाका हुआ और गोदाम की छत के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना भीषण था, लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो और उसका लावा आसमान की तरफ उछला हो। बताया गया कि हथियारों के इस गोदाम में रूसी सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद रखे थे, जो यूक्रेन के हमले में पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 45 दिनों से महायुद्ध जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है, तो वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते हुए दिखाई दिए। तो रूसी टैंकों को तबाह कुछ इस तरह से यूक्रेनी सेना निशाना बनाते हुए कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि रूस के सामने झुकना नहीं है, तो मुकाबला यहां पर रूसी सैनिकों से कड़ा करना होगा। यही वजह है कि पिछले 45 दिनों से लगातार ये महाटक्कर जारी है। नेटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि वर्ल्ड वॉर 3 आखिर कैसे शुरू हो सकता है। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई वो बहुत ज्यादा डरावनी है। ऐसा लगता है कि जल्द ही या तो नेटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नेटो पर हमला कर देगा। मिसाइल अटैक, टैंक वॉर, रॉकेट लॉन्चर, जलती हुई इमारतें, राख हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए शहर, बीते 1 महीने और 2 हफ्ते में आपने जो कुछ देखा, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। पुतिन अपना सबसे खूंखार जनरल यूक्रेन की युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ऐसा खूंखार जनरल जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ज़ेलेंस्की ये संकल्प ले चुके हैं कि कीव से रूस की फौजों की पकड़ ढीली होने के बाद अब डॉनबास के इलाके में रूस को बहुत भीषण चुनौती दी जाएगी। पुतिन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई। कीव के किले को पुतिन हिला नहीं पाए, लेकिन डॉनबास के इलाके पर रूस का कब्जा बरकरार है। अगर डॉनबास में भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने लीड ले ली
तो पुतिन की सारी शान धूल में मिल जाएगी। दूसरी तरफ नेटो, यूरोप के देशों और अमेरिका की मीटिंग्स लगातार जारी है। नेटो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। नेटो ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो युद्ध में कब रूस से मोर्चा लेने उतरेगा। यानी यूक्रेन में अब तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। जंग की असली फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी यूक्रेन में देखा वो जंग का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू होना तो अभी बाकी है। दूसरे चरण में जेलेंस्की डोनबास पर कब्जा पाने की कोशिश करेंगे, वहीं पुतिन डोनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और इस बीच जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से जंग के बीच कीव में अब तक 1222 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ चुकी है। कीव के बड़े अधिकारी के जरिए यह दावा किया गया है कि अभी तक 1222 से ज्यादा शव बरामद किए गए। कीव के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ब्रिटिश मीडिया को यह जानकारी देते हुए दावा किया है। तो वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों से दिए हथियारों से लगातार रूस पर जवाबी हमला कर रहा है। और एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये महाजंग जारी है। युद्ध को महीने भर से ज्यादा हो चुका है और सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को पहुंचा है। इसी बीच यूएन ने बड़ा दावा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक करीब 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 90% से ज्यादा लोग बच्चे और महिलाएं हैं। वहीं देश में ही करीब 70 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा दर्द इस वक्त यूक्रेन में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। रूसी सेना ने जंग के पहले दिन ही चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था और करीब 1 महीने तक रूसी सैनिक वहां जमे रहे। लेकिन इतने दिनों तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने वहां की लैब से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। यूक्रेन ने बताया कि रूस के सैनिक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिसर्च बेस में गए और उन्होंने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थ उठा लिए और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जाते वक्त वो उसे अपने साथ ले गए, जो कि रूस के सैनिकों के साथ साथ कई दूसरे लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने के बाद इंसान एक धीमी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। और चेर्नोबिल पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले रूस के सैनिकों के पास सिर्फ 1 साल ही बचा है, यानी वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस का हर सैनिक अपने साथ अपने घर एक चेर्नोबिल लेकर जा रहा है, चाहे वो जिंदा जाए या फिर मरने के बाद। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने हैरानी जताई कि आखिर रूस की सेना रेडिएशन के खतरे से इतनी अनजान कैसे रही, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर करीब 1 महीने तक कब्जा जमाए रखा जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा था। और इसी खतरे की चपेट में आकर रूस की सेना के कई सैनिकों ने बीमार होने की भी आशंका जताई। साथ ही ये आशंका भी जताई गई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रहने के दौरान उन्होंने रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए ये दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जे के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्नोबिल से निकले रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव धूल को कीव समेत कई और इलाकों में फैला दिया, जिससे यूक्रेन के लोगों पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा।
और यूक्रेन की स्टेट एजेंसी ने रूस पर बड़ा दावा किया। स्टेट एजेंसी ने कहा कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को चुरा लिया, जिसका वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था और करीब 1 महीने तक इस प्लांट पर रूस का कब्जा रहा था और इस दौरान रूसी सेना ने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थों पर कब्जा कर लिया। स्टेट एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने प्रयोगशालाओं में तोड़फोड़ भी की थी। तो यूक्रेन रूस के बीच पिछले 45 दिनों से महाजंग जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई, तो वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रूसी टैंक पर देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए, मुंहतोड़ जवाब देते हुए कब्जा कर लिया। तो वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन आर्मी इसका वीडियो ट्वीट करते हुए ये लिखती है कि वो रूस के हथियारों का यूक्रेन में स्वागत करने के लिए तैयार है और उन्हें इस टैंक की तरह ही उड़ाया जाएगा। ट्वीट में यह भी कहा गया कि वो ऐसे ही कई और हथियार पहले भी उड़ा चुके हैं। तो सीधे तौर पर ये रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की तरफ से जवाब दिया गया है कि जितना कोशिश आप यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए करेंगे, उसे कहीं गुना ज्यादा यूक्रेनी सेना रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी। यूक्रेन के जरिए ये वीडियो जारी किया गया ताकि रूस को यहां पर जवाब मिल सके। और इस बीच यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के कर्मातोस्क शहर के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से हमला हुआ, उस हमले के सबूत संयुक्त राष्ट्र भेजने की बात कही गई। वहां 2 दिन पहले हुए हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। और रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से किए गए हमले के निशान 2 दिन बीत जाने के बाद भी वहां चारों तरफ दिखाई दिए। स्टेशन के बाहर यूक्रेन के 2 सैनिक हमले से जुड़े सबूत जमा करते नजर आए। तभी उनमें एक सैनिक ने वहां पड़े खिलौने को उठाया और फिर उसे पूरी सावधानी से एक थैली में रख लिया। यूक्रेन के मुताबिक पूरी तरह खून से सने उस खिलौने को यूनाइटेड नेशंस में भेजा जाएगा ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि रूस कैसे जंग में उनके नागरिकों को निशाना बना रहा है। क्योंकि कर्मातोस्क शहर के रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो सुरक्षित जगह पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी स्टेशन पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। यूक्रेन की सेना के जवान लोगों की मदद करने में जुट गए। हमले के बाद वहां की जो तस्वीरें नजर आईं, उसने लोगों को दहला कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यूक्रेन ने रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यूक्रेन युद्ध की आग में धधक रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जोरदार हमला बोला। सख्त लहजे में कहा जेलेंस्की ने, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वो शैतान बन जाता है, राक्षस बन जाता है। जब दुनिया इनकी अनदेखी करती है तो ये राक्षस दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। रूस की तमाम कोशिश के बावजूद यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है। रूस बूचा में हुए नरसंहार पर झूठ बोल रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब रूस अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। ये सब कड़े शब्द सीधे सीधे जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन के लिए कहे। Найсміливіші народи найкращої в світі країни. Завершується ще один тиждень нашої боротьби за свободу, за державу. Ще один тиждень, коли Україна живе, попри усі зусилля Росії знищити нас. Ми захищаємось. Ми відповідаємо на удари, розвиваємо наші зв'язки з партнерами, отримуємо допомогу, забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. और रूस से जारी जंग में यूक्रेन की हर तरफ से मदद हो रही है। नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई। यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेस्क 2 अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है।
डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए जेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओडेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डॉनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डॉनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। अब तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है। यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। करीब
1000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। एक तरफ जेलेंस्की की आर्मी अब डॉनबास की तरफ कूच करने का मन बना चुकी है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने डॉनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेजा है। यानी अभी तक जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बेहद खतरनाक हो सकता है। जनरल एलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जनरल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल एलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जनरल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार एलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब एलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। ये साल 2016 की ही तस्वीरें हैं, जब पुतिन ने जनरल एलेक्सांद्र की सफलता के लिए उनको सम्मानित किया था। अब एक बार फिर पुतिन को अपने इसी जनरल से उम्मीद है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर जो 2 मिसाइल हमले हुए हैं, उसके पीछे भी एलेक्सांद्र डोवर्निकोव का ही हाथ है। डोवर्निकोव पर पुतिन को इतना भरोसा है कि क्राइमिया और काला सागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने इसी विश्वस्त जनरल को दी थी। इस नए जनरल को पुतिन ने सिर्फ 9 मई तक का वक्त दिया है। 9 मई 1945 को ही दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर किया था। पुतिन चाहते हैं कि 9 मई को ही यूक्रेन फतेह करके विजय की घोषणा कर दी जाए। अगर यूरोप के अखबारों के दावों को सही माने तो पुतिन के इस नए जनरल को किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, चाहे जितने भी आम लोगों का कत्ल क्यों न करना पड़े। जीत के लिए ये जनरल कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा ये तो परिस्थितियां ही तय करेंगी, लेकिन नेटो के अधिकारियों का दावा है कि कीव की लड़ाई हारने के बाद अब रूस के सैनिकों में इतना जोश नहीं बचा है कि वो डॉनबास की सुरक्षा कर पाएंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन के अंदर सबसे खूनी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। यूक्रेन संकट के बाद पहली बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो बैठक होने वाली है वो वर्चुअल तरीके से होगी। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अर्थव्यवस्था पर भी दोनों देशों के बीच ये बातचीत यहाँ पर बेहद खास तरीके से होने वाली है। और साथ ही रूस यूक्रेन में जारी महायुद्ध को लेकर भी चर्चा बताई जा रही है कि मुमकिन है, यानी कि वैश्विक मुद्दों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में हो सकती है। वर्चुअल तरीका इसके लिए अपनाया गया है। मोदी बाइडेन के बीच ये बैठक ऑनलाइन होगी और कल वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्रीय स्तरीय वार्ता के पहले ये यहाँ पर होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच में ये मीटिंग यहाँ पर होनी है।
भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरा दिन रविवार को इसी होटल में जो मेरे पीछे है वहां पर अपने अधिकारियों से पूरे दिन बैठक करते हुए पाए गए। ये बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि जब ये वार्ता होगी एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ, तब भारत अपना पक्ष किस तरह रखेगा, क्योंकि वेस्ट यानी कि अमेरिका और उसके एलाइज ने यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया है कि भारत अपना पक्ष बदले। भारत ने अभी तक यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। एक तरफ वो रूस को ये कहता हुआ आ रहा है कि वो ये जंग रोके, दूसरी तरफ यूक्रेन के लोगों पर जो आपत्ति आई हुई है और जो वहां पर लोगों को मारा जा रहा है उसकी भत्सना खुलकर यूएनएससी ने की है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और एलाइज का ये मानना है कि भारत रूस से अपने सारे संबंध तोड़ दे और ऐसे संबंध जो कि उसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए इस वक्त काम आए, क्योंकि जो वेस्ट है वो कोशिश कर रही है कि उसकी इकोनॉमी को तोड़ के रख दे ताकि वो युद्ध आगे ना बढ़ा पाए। इसके चलते भारत से अमेरिका का ये मानना है और एक्सपेक्टेशन है कि भारत जो रूस से डिस्काउंटेड यानी कि कम दाम में तेल ले रही है उसको बंद कर दे लेना। भारत का ये कहना है कि जब यूरोपीय देश 75% नेचुरल गैस रशिया से ले रहे हैं तो भारत ऐसे टाइम में जबकि तेल का दाम आसमान छू रहा है तो डिस्काउंटेड यानी कि कम दाम पे रूस से ये तेल क्यों ना ले, जबकि भारत की एनर्जी नीड्स सबको पता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी एनर्जी नीड्स ज्यादा हैं। तो क्या अमेरिका भारत को कोई अल्टरनेटिव्स ऑफर करेगा? अगर ये ऑफर आया तो भारत इसको कैसे देखेगा, क्या जवाब देगा इस मीटिंग में, ये डिसाइड किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत पे ये दबाव भी बना रहा है कि भारत के जो डिफेंस के रिश्ते हैं रूस से, जो भारत डिफेंस इक्विपमेंट लेता है रूस से, वो भी कम करे। इसमें भी देखना ये बनता है कि अमेरिका अपनी तरफ से क्या ऑफर देता है भारत को और क्या ये ऑफर भारत ले सकता है, स्थिति में है कि लेगा, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, क्या जहां तक अगर स्पेयर्स की बात करी जाए जो पुराने रशियन इक्विपमेंट है उसके स्पेयर्स कहां से आएंगे अगर भारत रूस के साथ अपने डिफेंस टाइज यानी कि डिफेंस संबंध कम कर देता है। तो इन सब मुद्दों पर वार्ता जरूर होगी। ये मीटिंग जो कि यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हो रही है उसको बहुत अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक दिन पहले ये भी अनाउंसमेंट हुई कि मीटिंग से थोड़े वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक वर्चुअल वार्ता भी करेंगे। उसमें भी रूस, यूक्रेन और एक और अहम मुद्दा जो चीन का मुद्दा है वो भी आएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जब बात करी जाएगी तब चीन और उसको कैसे इंडो पैसिफिक में काउंटर करना है ये मुद्दा भी अहम तौर पर उठाया जाएगा। और पाकिस्तान की सियासत की तरफ रुख करते हैं, जहां पर उठापटक के बीच आज शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विपक्ष ने पीएमएल नेता शहबाज शरीफ को अपना नेता चुना। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीएम प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुना। आज नए प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच इमरान खान के समर्थकों ने लंदन में भी प्रदर्शन किया। काफी तादाद में इमरान खान के समर्थक लंदन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर देखिए किस तरह से इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पाकिस्तान मुस्लिम लोग लीग नवाज के समर्थकों ने अपनी पार्टी के नेता के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान समर्थकों के आपस में किस तरह से झड़प हो गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की खबर। और तो पीटीआई कार्यकर्ताओं का हंगामा देखिए किस तरह से नवाज के घर के बाहर यहां पर दिखाई दिया, जोरदार प्रदर्शन करते हुए। ये तस्वीर लंदन की जमीन से सामने आई।
तो पाकिस्तान में आज नए प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान जहां पर हो सकता है, तो वहीं पर इमरान खान के समर्थकों का हंगामा विदेशी जमीन पर कुछ इस तरह से दिखाई दिया। इस वक्त पाकिस्तान एक सियासी संकट के दौर से गुजर रहा है। हालांकि इमरान खान का जो सियासी संकट बरकरार था, उसे लेकर तस्वीर जरूर साफ हो गई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान यहां पर हो जाएगा। ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज वोटिंग होगी और इसके साथ ही पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री यहां पर मिल जाएगा। लेकिन सत्ता गंवाने वाले इमरान खान के समर्थक चुप बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद में कई शहरों में देखिए किस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया। ये इमरान खान के समर्थक हैं जिनका गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान को अपनी कुर्सी यहां पर गंवानी पड़ी। मैं वजीर दाखिला की हैसियत से 2 इल्जाम लगा के जा रहा हूं। एक इल्जाम लगा के जा रहा हूं कि आज ये फाइलें बदलते रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की। और दूसरा लगा के जा रहा हूं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात हैं। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। आने वाले